नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे के मामले में समझदार लोग भी गलत फैसले क्यों लेते हैं? या फिर कोई एवरेज इनकम वाला व्यक्ति भी कैसे करोड़ों की दौलत बना लेता है? इसका जवाब है मनी की साइकोलॉजी, यानी कि पैसे का मनोविज्ञान। तो आज हम जानेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी की तरफ से 10 ऐसी ज़रूरी बातें जो आपकी सोच और आपके भविष्य को बदल सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब को लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने, और ये किताब हमें सिखाती है कि पैसे के मामले में हमारा व्यवहार और हमारे सोच मतलब हमारे फाइनेंशियल सक्सेस में कितना बड़ा रोल निभाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है नो वन इज क्रेजी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब में मॉर्गन हाउसेल ने नो वन इज क्रेजी नाम का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लेसन दिया है। इस लेसन का मुख्य तर्क ये है कि हर इंसान अपने पैसे के फैसले अपनी जिंदगी के अनुभवों, परिस्थितियों और मान्यताओं के आधार पर लेता है, और इसलिए जो फैसले हमें दूसरों के लिए पागलपन लग सकता है, उनके लिए वो फैसले पूरी तरह से लॉजिकल हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर शुरुआत से ही मतलब पैसे की तंगी के साथ जी रहा है, तो उसके लिए सेविंग्स करना एक ऑप्शन हो सकता है। वही अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो इन्वेस्ट करने में रिस्क लेगा। दोनों लोगों के पैसों को लेकर नज़रिया अलग अलग होंगे। आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ देखा, सुना या फिर झेला है, वही तय करता है कि आप पैसे को किस नज़रिए से देखते हैं। जिसने गरीबी देखी हो वो पैसे को ज़्यादा बचत करने के लिए प्रायोरिटी देगा, और जिन्होंने मतलब ज़्यादा आर्थिक सुरक्षा पाई हो वो ज़्यादा रिस्क लेने में कंफर्टेबल होगा। लेकिन नो वन इज क्रेजी का मतलब ये नहीं है कि सभी के फैसले सही है। किसी के फाइनेंशियल डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उनके लॉजिक को समझना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि वो किस तरह की बैकग्राउंड से आते हैं और उनके लिए रिस्क या फिर सिक्योरिटी का क्या मतलब है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लक एंड रिस्क। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में लक यानी भाग्य और रिस्क यानी कि जोखिम को महत्वपूर्ण तरीके से समझाया गया है। लेखक मॉर्गन हाउसेल ने इन दोनों को हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस और सफलता और असफलताओं में बड़ी भूमिका निभाने वाले फैक्टर बताया है। लेखक कहते हैं कि कई बार किसी की सफलता में उनकी मेहनत के साथ साथ लक यानी भाग्य का भी बड़ा हाथ होता है। जैसे आप कहाँ पैदा हुए, किन परिस्थितियों में बड़े हुए, आपको कौन कौन से मौके मिले, ये सब चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं होते। ये भाग्य या फिर लक पर निर्भर करता है। मान लीजिए अगर कोई आदमी आज से 10 साल पहले किसी एक कंपनी के शेयर को खरीद लेता है और आज उन शेयर के वजह से करोड़ों के मालिक बन गए हैं, तो इसमें भाग्य का भी हाथ है, क्योंकि उस समय ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये कंपनी मतलब इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी। जहाँ एक तरफ कुछ लोग भाग्य से सफल हो जाते हैं, वहीं कई ऐसे भी मतलब होते हैं जो मेहनती होते हुए भी रिस्क लेना या फिर बेदलक की वजह से सफल नहीं हो पाते। यानी कि हर किसी की कहानी एक जैसी नहीं होती। रिस्क का मतलब ये है कि आप कुछ खो भी सकते हैं, समय, पैसा या फिर मौका। हमेशा ये समझे कि आपकी सफलता में आपकी मेहनत के साथ साथ भाग्य का भी योगदान होता है। कभी भी किसी की असफलताओं को उसकी गलती नहीं समझना चाहिए, उस पर भाग्य का भी हाथ होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेवर एनफ। नेवर एनफ का मतलब है इंसान की वो मनोस्थिति जिसमें वो जितना भी कमा ले लेकिन उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलता। उसे लगता है कि थोड़ा और चाहिए, और ये लालच कभी खत्म नहीं होता। लेखक मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि बहुत से लोग अमीर बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि ये दूसरे से अपने आप को तुलना करते हैं। हमेशा डर में रहते हैं कि पैसा कभी खत्म ना हो जाए। जब हम ये तय नहीं कर पाते कि हमारे लिए कितना काफ़ी है, तो हमेशा हम थोड़ा और के पीछे भागते रहते हैं, और यही सोच हमें कभी संतुष्ट होने नहीं देता, हमें परेशान करता है। और आप अगर कभी संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, तो आप कभी खुद को अमीर महसूस नहीं करेंगे, चाहे आपके पास जितना भी पैसा क्यों ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मॉर्गन हाउसेल ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवृद्धि की ताकत हमारी समझ से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, लेकिन अक्सर हम इसे ठीक से समझ ही नहीं पाते, और इसलिए ये हमें कंफ्यूजिंग या फिर कंफाउंडिंग लगता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट का असर, यानी कि आपकी कमाई हुई रकम फिर से इन्वेस्ट की जाती है और उस पर फिर से आपकी कमाई होती है। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर लंबे समय तक लगातार बढ़ने दिया जाए
तो उसका मतलब असर काफ़ी ज़्यादा होता है। वॉरेन बफेट की संपत्ति का ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने 50 साल की एज के बाद ही कमाया है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और लंबे समय के बाद कंपाउंडिंग का फ़ायदा उसको मिला। इसका असर धीरे-धीरे होता है, लेकिन बाद में इसका बहुत तेज असर दिखने को मिलता है। छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़रिए ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में मॉर्गन हाउसेल ने गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी के बीच एक महत्वपूर्ण फर्क बताया है। गेटिंग वेल्दी का मतलब है पैसे कमाना, संपत्ति बनाना, इनकम बढ़ाना, यानी कि अमीर बनना। और ये सब मुख्य रूप से रिस्क लेने, आत्मविश्वास, हिम्मत और अवसर पहचानने से जुड़ा होता है। जैसे कोई बिजनेस करना, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या नई चीज़ों को ट्राई करना। और स्टेइंग वेल्दी का मतलब है अमीर बने रहना। अमीर बनने से ज़्यादा मुश्किल होता है अमीर बने रहना। इसमें रिस्क से बचना, धैर्य, विनम्रता और डिसिप्लिन जरूरी है। पैसे बनाना बहादुरी की बात है और पैसे बचा कर रखना समझदारी और सावधानी की बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है वो है टेल्स यू विन। कई बार बहुत सारी कोशिशों में से कुछ ही बार बड़ी सफलता मिलती है और वही थोड़ी सी सफलताएं आपके जीवन या फिर इन्वेस्ट में बहुत बड़ा फर्क ला के देता है। 100 में से एक या दो चीज़ें ही बहुत सफल होती है, लेकिन वो इतना कामयाब होती है कि आपकी बाकी जो असफलताएं हैं उसकी भरपाई हो जाती है। जैसे सिक्का उछालते हैं, उसमें हेड्स और टेल्स होते हैं। ज़्यादातर बार सामान्य परिणाम आते हैं, लेकिन कभी कभी एक टेल्स आती है जो बड़ा फायदा देती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप सही डिसीजन ले या फिर हर बार आप सफल हो। बस कुछ बड़ी जीत काफ़ी होती है आपके इन्वेस्ट या फिर ज़िंदगी को बदलने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत वो नहीं है जो दिखाई देती है। जब कोई महंगी गाड़ी चलाता है या फिर ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं तो हम उसकी स्पेंडिंग यानी खर्चे को देखते हैं, वेल्थ नहीं। असली वेल्थ वो पैसा होता है जो किसी ने बचाया है, इन्वेस्ट किया है, जो बैंक अकाउंट में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो प्रॉपर्टीज है, यानी वो चीज़ जो बाहर से दिखाई नहीं देता है। किसी के बैंक में अगर 10 करोड़ रुपया है और उन्होंने 5 करोड़ की गाड़ी खरीद ली तो उसका जो दौलत है वो आधा हो गया, यानी कि उसका जो टोटल वेल्थ है वो सिर्फ 5 करोड़ ही रह गया है। लेकिन कोई अगर साधारण सी गाड़ी चलाकर उसके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपया है तो असली अमीर वो है, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपया अभी भी है। यानी कि जो आपने बचा कर रखा है और जो वाकई में कीमती है वही आपकी वेल्थ है। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है सेव मनी। सेव मनी का मतलब है आपके आज के खर्चों को थोड़ा कम करके भविष्य के लिए पैसे बचाना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप मुश्किल हालात में भी शांत और सुरक्षित रह सकें। लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि बचत सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं होती, ये आज़ादी, मानसिक शांति और सुरक्षा देता है। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है रैशनल एंड रूम फॉर एरर। रैशनल यानी तर्कसंगत। रैशनल का मतलब है कि आप कोई फैसला पूरी तरह से तथ्यों और तर्क के आधार पर लेते हैं, यानी ऐसा फैसला जो पूरी तरीके से सही लगे और लॉजिकल लगे। लेकिन हर फैसले में परफेक्ट लॉजिक ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। जब तक वो आपकी स्थिति के हिसाब से सही है तो कोई दिक्कत नहीं। और रूम फॉर एरर यानी गलती की गुंजाइश रखना। लेखक कहता है कि भविष्य अनिश्चित है, इसलिए हमेशा अपने प्लानिंग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। अपने प्लान्स में इतना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो भी सब कुछ बर्बाद ना हो। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो लेसन है वो है कॉन्फेशंस। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में कॉन्फेशन चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल ने अपने निजी अनुभवों और कॉन्फेशंस को लिखा है। लेखक मानते हैं कि पैसों को लेकर हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग होता है। लेखक ने कहा है कि उन्होंने पैसा ज़्यादा कमाने की बजाय ज़्यादा बचाने के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। वो सबसे पहले सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या चाहते हैं और आपकी स्थिति के हिसाब से क्या सही है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव बुक है और पूरे दुनिया में ये काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।